ओके। चलें। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? विजिबल है आप लोगों के लिए? जी सर। ओके। सो hello everybody, my name is Mohammad Ayaz and today we will go through the process how to prepare for scholarship opportunities. तो अच्छा, ये जो वर्कशॉप है इसके हवाले से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें हम जितने भी प्रोसेस होते हैं स्कॉलरशिप जीरो से लेकर एंड तक, यानी जहाँ से आप कहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और फाइनल जो स्टेज है, लाइक आपका जो वीज़ा प्रोसेस होता है, तब तक हम तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि जितने भी आंसर्स रिलेटेड होंगे वो साथ साथ उनको आंसर भी करने की कोशिश करूंगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और जब जैसे मैं ये प्रेजेंटेशन खत्म कर लेता हूँ तो फिर आप जो है वो वन बाय वन क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे जो पहली चीज़ है, हम ये देखते हैं कि जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो ओके। सो जो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, लाइक आपके पास आइल्स होना चाहिए, और जीआरई यहाँ पे मैंने ऑप्शनल लिखा है। और इसकी वजह ये है कि अगर आपके पास जस्ट आइल्स है, अच्छा आइल्स, तो स्टिल आपके पास काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जिनमें आप जीआरई के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि वो आइल्स पहले करें या जीआरई पहले करें। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप बीएस कर रहे हैं और लाइक आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में, ठीक है, तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम है। तो आप अगर इन सेमेस्टर्स में हैं तो आई वुड से कि आप पहले जीआरई कर लें। बट अगर आप सेमेस्टर सिक्स में हैं, ठीक है, सॉरी सेवन्थ या एट्थ में है, ठीक है, तो आपने फिर जीआरई नहीं करना, आपने फिर आइल्स पहले करना है। ठीक है। जीआरई जो है ये 5 सालों के लिए वैलिड होता है, तो अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में भी जीआरई कर देते हैं तो स्टिल आपकी डिग्री के बाद 3 इयर्स आपके पास पड़े होंगे। ठीक है। लेकिन आइल्स चूंकि ये 2 इयर्स के लिए वैलिड होता है, तो इसको फिर आइडियल ये होता है कि आप सेवन्थ सेमेस्टर में आइल्स कर लें, या फिर अगर सेवन्थ में किसी वजह से नहीं कर सकते तो फिर आप एट्थ सेमेस्टर में आइल्स कर लें। ठीक है। और फिर आपके पास रेज्यूमे होना चाहिए। ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके पास होना चाहिए। ठीक है। 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, 3 ऐसे प्रोफेसर्स होने चाहिए जो आप समझते हो कि जिनके साथ आपकी बड़ी अच्छी कंपेटिबिलिटी है। ठीक है। क्योंकि जब आप रिकमेंडेशन लेटर लिखते हैं तो आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करते, आप 5 से 10 या 15 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी में उस प्रोफेसर को कि उसके साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी है, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज कोई ऐसा पर्सन, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो एक या दो दफा तो आपको जो है सबमिट तो कर देंगे आपका रिकमेंडेशन, ठीक है, बट उसके बाद शायद वो सबमिट ना करें। ठीक है। या फिर ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको ना आप बार बार रिमाइंडर टेक्स्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा काम है कि प्रोफेसर जो भी आपका रिकमेंडर होगा, तो आपको उससे उसे बार बार पिंग करना होगा कि सर मैंने सबमिट कर दिया है, आप करवा दें सबमिट। एप्लीकेशन सबमिट हो गई है तो आप काइंडली रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करवा दें। ठीक है। आप फिर कुछ टाइम के बाद देखते हैं अगर नहीं है तो आप दोबारा उसको पिंग करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रख के, तो इस तरह के लोगों को अपने चूज करना है जो आपके लिए बाद में प्रॉब्लमेटिक ना हो। ठीक है। तो 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन बेसिकली आपको चाहिए होते हैं, लेकिन आइडियल ये है कि आपके पास 4 होने चाहिए। ठीक है। तो 4 में ये होगा कि आप जब 4 पर्सन को आप उधर सबमिट उधर मेंशन करते हैं, तो चूंकि 3 रिक्वायर्ड होते हैं मोस्टली,
तो उनमें से अगर कोई एक स्किप भी होता है तो स्टिल आपके पास जो एप्लीकेशन है वो पूरी होती है। एंड देन योर ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है। अगर आप 7th सेमेस्टर में हैं या 8th सेमेस्टर में, तो डेफिनेटली आपके पास कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगी, ठीक है। तो स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको 7th सेमेस्टर में एडमिशन मिला है, यानी उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो उसका ये होता है कि आप उनसे, जो आपके पहले 5 6 सेमेस्टर्स हैं, उनकी आप ट्रांसक्रिप्ट ले लेते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट से। और ये बड़ा आसान होता है, आपको एडमन या कोई इसके लिए लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो नहीं करना होता। जस्ट जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिस होता है, जैसे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है तो मैथमेटिक्स ऑफिस जो होगा, वो कोई भी क्लर्क जो है आपको वो ट्रांसक्रिप्ट जारी कर देगा, ठीक है, जिसके ऊपर 5 6 या 7 सेमेस्टर की आपके मार्क्स होंगे। तो आप उसकी बेस पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने रिसर्च प्रपोजल नहीं लिखा। तो अगर आप यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन के लिए रिसर्च प्रपोजल की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप यूरोप या बाकी कंट्रीज में भी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनमें आप एक रिसर्च प्रपोजल भी ऐड कर दें, ठीक है। बट यूएस के लिए आपको जरूरी नहीं है। हाँ, सम केसेस में ये होता है यूएस में कि जब आप एम्बेसी में जाते हैं, जब आपका वीजा प्रोसेस चल रहा होता है, तो सम टाइम एम्बेसी जो है वो आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगती है, अगर आपका वो वीजा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में डालते हैं तब, ठीक है। अदरवाइज आपको रिसर्च प्रपोजल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें आपके पास कब होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ये अगस्त से पहले ये चीजें आ जानी चाहिए, ये चीजें आपकी रेडी होनी चाहिए, ठीक है, अगस्त से पहले। यानी अगर आप 2025 को जाना चाहते हैं यूएस में, फॉल उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास ये जो अगस्त 2024 है, इससे पहले पहले ये सारी चीजें आ जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है जी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो हम चलें लिख लेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है या फिर ये एक जो है काफी स्ट्रांग किस्म का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। कौन हमारे लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस को रिव्यू करेगा, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन कैसे लिखने हैं। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। अगर आप आईकोड गुरु पे हैं तो ये चीजें आपकी प्रॉब्लम नहीं होंगी, ठीक है। लाइक आईकोड के ऊपर हम जो जितने भी मॉडरेटर्स होते हैं या जो भी आईकोड गुरु के मेंटोर्स हैं, वो हर स्टूडेंट को हम इतना अच्छे से फैसिलिटेट करते हैं कि उसको इन चीज़ों की प्रॉब्लम ही नहीं रहती, ठीक है। तो हमें बल्कि ज़्यादा फिक्र होती है। तो फिर ये होता है कि ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो बड़े क्विक टाइम में जो है ना वो आपकी रेडी हो जाती हैं। और इनके ऊपर वो लोग कमेंट करेंगे, वो इनको रिव्यू करेंगे जिनको ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिले हुए होती है या जो यूएस में होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको आईकोड गुरु के साथ अगर आप कनेक्ट हैं, आईकोड गुरु में आप पे आते हैं, आप सेशंस ज्वाइन करते हैं, तो ये आपको फायदा है, ठीक है। अब आती है आइल्स और जीआरई की बात। तो आइल्स और जीआरई की बात अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आइल्स जो है वो आईकोड गुरु से किया था, ठीक है। तो यहाँ पे फायदा ये होता है जी कि आप क्लास के अंदर आते हैं और डिस्कशन होती है, आपको जो चीज़ें पता होती हैं वो आप शेयर करते हैं, जो दूसरे पर्सन को पता होती है वो आपसे शेयर करता है। तो इन दिस वे आपका जो 1 घंटे का वो स्लॉट होता है, ठीक है, वो आप रेगुलर टाइम देना शुरू कर लेते हैं, यानी वो आपका 1 घंटा फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपकी जो प्रिपरेशन है वो बड़े अच्छे और स्मूथली तरीके से हाईकोर्ट पे जाती है। और आइल्स के दौरान मुझे जो मैंने जहाँ तक देखा है, स्टूडेंट्स को 2 चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम आती है। लाइक उनको कोई पर्सन नहीं मिल रहा होता जो उनकी आइल्स स्पीकिंग के अंदर उनको हेल्प आउट कर सके, और जो उनके राइटिंग टास्क जो हैं उनको रिव्यू कर सके। क्योंकि अगर आपके पास आपका जो राइटिंग टास्क है, अगर उसको कोई रिव्यू नहीं करता, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं या आप इसको कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ना आईकोड ग्रुप पे मिलेंगी, ठीक है। स्पीकिंग के लिए हमारे पास सेपरेट सम रूम बना देते हैं जूम के ऊपर, ठीक है। और 2 2 पर्सन होंगे जो एक दूसरे से स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और इसका ये फायदा होगा कि तकरीबन आई वुड से कि 8 से 10 डेज में ना, 8 to 10 डेज, आप देखेंगे कि आपकी जो स्पीकिंग है और जिस तरह से आप आइल्स के क्वेश्चंस को
आंसर करते हैं वो टोटली चेंज हो जाएगा। मीन्स आप काफी सेटिस्फाइड होंगे और आपको आपके पास आइडियाज जमा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम राइटिंग के अंदर भी करते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं तो एक दूसरे के उनकी जो राइटिंग होती है उस पे कमेंट किए जाते हैं, तो इन दिस वे आपकी जो आइट्स की राइटिंग जो होती है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो ये थे बेसिक हमारे पास रिक्वायरमेंट्स, 6 रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और ये आपने कब रेडी करनी है? अगस्त, जिस भी ईयर आप करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अगस्त से पहले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब ये चीजें आपके पास रेडी होती हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि सर आइट्स आपने के बैंड, जी जी, प्लीज। सर आइट्स के बैंड आपने शेयर नहीं किए कि आपके कितने हैं? हाँ हाँ, अच्छा, मेरे बैंड जो थे वो 7 थे, ठीक है, आइट्स में। ओवरऑल सर मेरा बैंड आपने 7 था। तो कर तो लिया है ना स्कॉलरशिप आपका ना यूएसए में? आइट्स में जितना ज्यादा बैंड होगा तो वो आपकी एप्लीकेशन को बड़ा सपोर्ट करेगा, ठीक है। बट 7 आपके पास सुन, जी जी, मेरे ओके। मेरी 2 स्कॉलरशिप 2 जगहों पे हो गई थी, और जी, हाँ, पीएचडी, सर ठीक है। आपका जीआरई भी था? तो हेलो। सर आपका जीआरई भी था? जी, मेरे पास जीआरई भी था, बट जीआरई कहीं पे भी रिक्वायर्ड नहीं था। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में था, तो वहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड नहीं था, बट या मेरे पास था। तो अगर सर आप जैसे कंप्यूटर साइंस अगस्त के में, स्टूडेंट हैं तो फिर आई वुड से कि आप, हम्म, जी सर, सर जैसे अगस्त की आप बात करें तो अगस्त में हम ईमेल्स करना स्टार्ट करते हैं, तो ईमेल से पहले हमारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, और ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास एचईसी से अटेस्ट हो या वैसे ही हो? अच्छा, ओके। अच्छा, एक कन्फ्यूजन मैं आपकी यहाँ पे हल कर देता हूँ कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स जो हैं, यानी जब आप प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं या आप यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो उसके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट एचईसी से वेरीफाइड हो। क्लियर? ओके सर। हाँ, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए या प्रोफेसर को अप्रोच करने के लिए एचईसी से वेरीफाइड होना जरूरी नहीं है, आपके पास जस्ट ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। ओके सर, ईमेल में हम ये सारी चीजें अटैच करते हैं, आइट्स जी, ये सारी चीजें ईमेल में अटैच होती हैं? हम्म। जी, मैं इससे नेक्स्ट स्टेप जो है ना उसमें ये चीज डिस्कस करने लगा हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल, ईमेल में सर। ही हम ये करते हैं और देन लेटर हम एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। जब आपके पास ये सारी चीजें होती है ना तो फिर आप रेडी होते हैं, ठीक है। फिर आप रेडी होते हैं एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, प्रोफेसर्स को अप्रोच करने के लिए। और एक और चीज, अगर किसी पर्सन के पास अगस्त से पहले इनमें से कोई चीज नहीं है, लाइक आइल्स नहीं है, ठीक है, या जीआरई वगैरह नहीं है, तो स्टिल वो प्रोफेसर को अप्रोच कर सकता है। डेफिनेटली उसके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो होना चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी होने चाहिए, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्ट भी होनी चाहिए, रेज्यूमे भी होगा। बट अगर आइल्स और जीआरई नहीं है तो दैट डज नॉट मीन कि आप प्रोफेसर को अप्रोच नहीं कर सकते। आप फिर भी प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हैं, और आप मेंशन कर सकते हैं प्रोफेसर को कि मैंने आइल्स को फलां डेट को आइल्स देना है, तो मैं, या फिर मैं आइल्स की साथ साथ तैयारी कर रहा हूँ और एक एक मंथ के अंदर मेरा आइल्स हो जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस। हाँ, सर ओके। इसमें एक ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस का आपने जिस तरह कहा था कि जब 3 चाहिए होती हैं तो हम्म, आपके पास 4 होनी चाहिए आइडियली। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कितने लोगों की हम ईमेल डाल सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 4 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस हैं और यूनिवर्सिटी ने 3 कंसिडर करने हैं, तो हम मैक्सिमम कितने लोगों की ईमेल डाल सकते हैं वहाँ? तो कितने लोगों को हम ओके। सबमिट कर सकते हैं? अच्छा जी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए पहले तो ये बात है जी कि आपने जो भी 3 से 4 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन लेने हैं, ठीक है, तो मोस्टली ये होता है कि आपने खुद से उनको लिख के प्रोफेसर्स को देना होता है, यानी जो भी आपको रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। और बाज़ को होता है कि आप 2 साल पहले उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, तो उनको आपके बारे में सारी बात का पता नहीं होता। तो फिर आप क्या करते हैं? जब आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 3 आपने लिखने हैं, तो हर एक लेटर में एक डिफरेंट स्टोरी होनी चाहिए। ये आपके माइंड में बड़ी क्लियर होनी चाहिए बात। यानी जो एडमिशन कमेटी है
उनको ऐसा ना लगे कि यार ये जो इस पर्सन की जो 3 लेटर है इनमें एक ही बात चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक लेटर के अंदर डिफरेंट स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल होना चाहिए। ये भी नहीं पता चलना चाहिए जी कि ये ही बंदा लिख रहा है। तो डिफरेंट राइटिंग स्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। और मैथ्स की जबान में बताऊं तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आना चाहिए, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो एम्प्टी होना चाहिए, वो ओवरलैप ना करते हुए, ठीक है। तो ये चीज है। ओके। और दूसरी बात जो आपका क्वेश्चन है उसमें यह है कि मोस्टली ना बाज जगहों पे आप लाइक उन्हें 3 लेटर्स उनको चाहिए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक एप्लीकेशन के अंदर, तो उसमें आप 3 लोगों को ऐड करेंगे। और सम टाइम वहां पे होता है ऑप्शन, ऐड का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आप जरा फोर्थ पर्सन को भी ऐड कर सकते हैं। अब कितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं आई डोंट नो एग्जैक्टली, कि आप 4 या 5 लोगों को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। बट वहां पे ये होता है कि जब आप उन पर्सन को ऐड करते, बाज का सिर्फ 3 होते हैं, ठीक है। बाज जगहों पे सिर्फ आप 3 ही कर सकते हैं और 3 ही ऑप्शन होते हैं। बट बाज में ये होता है कि वो प्लस का साइन होता है, तो उसमें फिर आप 3 से ज्यादा लोगों को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, जब सर ये चीजें आपके एक पास होती बात, हैं। जी। सर हैकाथॉन्स में भी तो हमें जो एलओआरस मिलते हैं तो हम उनको यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, व्हाई नॉट। लेकिन एटलीस्ट एक एक ऐसा होना चाहिए जरूर लेटर जो बेसिकली आपकी प्रोफेसर की तरफ से हो, यानी जिनसे आपने पढ़ा है, या ठीक है। और अगर आप रिसर्च स्टूडेंट हैं तो ये बड़ा जरूरी है कि एक लेटर आपकी सुपरवाइजर की तरफ से हो, ठीक है, रिसर्च ओ, जिसके साथ आपने की है। और एक जी जहर सर। आप हैकाथॉन से ले लें, ठीक है। इट्स ठीक टोटली है। फाइन। ओके। हाँ। ओके। अच्छा, अब आपकी सर बस ये मैम सारी चीजें रेडी वो हैं। हेलो। जी जी। सर मैं पूछ रहा था जो हमारे पास्ट एम्प्लॉयर्स हैं जिनके साथ हम काम कर चुके हैं, जो हमारे सुपरवाइजर्स वगैरह हैं, अगर उनके साथ हमारी अच्छी नो हाउ है, तो अगर हम उनसे रिकमेंडेशन लेटर्स लें तो वो भी ठीक रहेगा कि नहीं? आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, मैं बात कर सुपरवाइजर रहा हूँ या? कि अगर लेट्स सपोज कोई बंदा है, लाइक माई सेल्फ, मैं अब ये है कि मैं हम्म नवंबर में ग्रेजुएट हुआ था और उसके बाद मैं 2 डिफरेंट जॉब्स कर चुका हूँ, कर और अभी भी करेंटली कर रहा हूँ। तो लाइक जो मेरे पास्ट एम्प्लॉयर हैं उनके साथ मेरी काफ़ी नो हाउ है, उनसे मैंने एक रिकमेंडेशन लेटर लिया है, जहाँ भी मैं करेंटली काम कर रहा हूँ उनसे मैं एक रिकमेंडेशन लेटर ले लेता हूँ। और एक रिकमेंडेशन लेटर जो है वो मैं अपने सुपरवाइजर से ले लेता हूँ, तो वुड इट बी ओके? हम्म। हाँ, अच्छा। सम टाइम ना जब आप यूनिवर्सिटी की सॉरी एप्लीकेशन जब फिल करते हैं ना, तो रिकमेंडर्स के लिए ना वहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, ठीक है। अब जहाँ तक एक एक मुझे याद आ रहा है, मैं एप्लीकेशन फिल कर रहा था तो वहाँ पे यह था कि 3 टोटल चाहिए थे उनको। उनमें लिखा हुआ था कि एटलीस्ट 2 ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी मैथमेटिक्स स्किल्स को जानते हो, ठीक है। तो अब मैथमेटिक्स स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो फिर मुझे ज़ाहिर है 2 प्रोफेसर्स को पिक करना था, ठीक है। तो तीसरा कोई दूसरा, जो थर्ड लेटर है वो मैं कोई और भी ले सकता था। तो ये चीज़ आपने देखनी होती है कि बाज़ का तो वो ये मेंशन करते हैं कि वो जो आपके रिकमेंडर्स हैं, अगर 3 है तो 3 में से 2 या 3 में से 1 जो है वो आपकी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो उस सेंस में आपने 1 या 2 प्रोफेसर से लेने हैं, और फिर आप एक जो है, जो जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर ये सिनेरियो हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप वो जो वर्क वाला है, अगर आप उसको भी काउंट करें तो फिर आप टोटल 4 लेटर्स ले लें, ठीक है। क्योंकि वर्क वाला जो होगा वो हो सकता है कि आपकी एकेडमिक्स के बारे में बात ना करे, वो हो सकता है कि वो यूजली आपके बारे में बात करेगा कि आप कितने एफिशिएंट हैं, आप काम किस तरह से करते हैं, ठीक है, आप रेगुलर हैं, इन चीज़ों की वो बात करेगा। वो आपके एकेडमिक्स के हवाले से बात नहीं नहीं उस तरह से कर पाएगा। तो इन दैट केस आई वुड से कि आप उसको नंबर 4 पे रख लें, ठीक है। और इस तरह से आप उसको लेके चलें। बट थोड़ा सा ये वेरी करता है, जब भी आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उससे पहले इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो आप यस सर। उनको देखते हैं और अकॉर्डिंगली जो यस है सर, उसको आई फिल गॉट आउट योर करते पॉइंट हैं, के। ठीक है। बट यूजली आपको 3 से 4 चाहिए होते हैं। यस सर, हाँ। आई गॉट योर पॉइंट के तो हमें ओके। जनरलाइज नहीं कर लेना चाहिए। और अकॉर्डिंगली जैसे 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 एप्लीकेशन, हर डिफरेंट में एप्लीकेशन में डिफरेंट डिमांड्स होंगी, तो अकॉर्डिंगली उसको अगर एडजस्ट करके हम उस हिसाब से रिकमेंडेशन लेटर्स उसमें ले लें। थैंक यू सर। हम्म
या ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप होता है जी कि आपने किस तरह से प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करना है। ठीक है, दो तरीके होते हैं ना, एक तो होता है कि आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और दूसरा होता है आप पहले प्रोफेसर से कांटेक्ट करते हैं, प्रोफेसर का फेवर लेते हैं, मतलब प्रोफेसर इस चीज पे एग्री होता है जी कि मैं आपको फंडिंग कर सकता हूँ, या आपका एडमिशन अगर हो जाता है तो मैं आपको एज अ आपका आपकी सुपरविजन कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर आपके लिए जो पाथ होता है वो बड़ा आसान हो जाता है। बट अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं बगैर किसी प्रोफेसर के, तो स्टिल आपका एडमिशन तो हो सकता है बट उसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे केस में एक जगह पे जहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था वहां पे मैंने डायरेक्ट ही ऑलमोस्ट अप्लाई किया था। ठीक है, और दूसरी में मैं प्रोफेसर के थ्रू, मतलब पहले 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 प्रोफेसर को अप्रोच किया था एंड उसके बाद मेरा मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, तो अब ये नहीं होगा कि प्रोफेसर आपकी बहुत ज्यादा आपकी एप्लीकेशन में इन्फ्लुएंस कर देगा। बाजुकात वो ये कहते हैं जी कि आपको इंडिपेंडेंटली अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो हम आपको जो है अपना स्टूडेंट ले लेंगे, लेकिन डेफिनेटली एडमिशन कमेटीज जो होती हैं वो प्रोफेसर से भी पूछ रही होती हैं। ठीक है, जब आप या आप प्रोफेसर का नाम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन करते हैं तो वो उससे भी पूछ रहे होते हैं जी कि क्या मतलब इस स्टूडेंट को आप जानते हैं या उसकी ओपिनियन। तो इन दैट केस अगर आपके प्रोफेसर के साथ आपके साथ कम्युनिकेशन में है तो वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, ओके। तो पहला जो स्टेप होता है जी, रिक्वायरमेंट्स के बाद, डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायरमेंट है उनके बाद आपने यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनानी होती है। ठीक है, जिस जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज को पिक करना है। ठीक है, तो प्राइवेट को भी कर सकते हैं, मेरा एक प्राइवेट में हुआ एडमिशन और एक पब्लिक में हुआ था। ठीक है, तो आपने मेनली पब्लिक यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना होता है, उनकी आपने लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद जो भी आपकी रिसर्च एरिया है, जैसे अगर मैथमेटिक्स है तो आपने हर यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट पे जाके प्रोफेसर्स का जो भी आपकी रिलेटेड रिसर्च के रिलेटेड जो प्रोफेसर्स हैं आपने उनको वहां से पिक करना है। एक्सेल के ऊपर एक शीट बनानी है, उसके ऊपर आपने प्रोफेसर का नाम, उसकी ईमेल, उसका रिसर्च एरिया, और फिर आपने उसी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या एप्लीकेशन फ़ी है या नहीं, वो एप्लीकेशन फ़ी लिखनी है, उसी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन आपने लिखनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपने एक्सेल फाइल के अंदर मेंशन करनी है। ठीक है, जब आप ये काम कर लेते हैं तो देन आप प्रोफेसर्स को ईमेल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रोफेसर्स को ईमेल लिखनी है। अब जो आपकी ईमेल होगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी ईमेल ऐसी होनी चाहिए कि प्रोफेसर आपकी ईमेल पढ़ने के बाद आपको रिप्लाई करे। आपको पता होगा कि प्रोफेसर को शायद डेली के हिसाब से 100 ईमेल्स आती हूँ। ठीक है, तो वो कभी भी 100 ईमेल्स को या 50 ईमेल्स को रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो आपकी ईमेल ऐसी होनी चाहिए कि प्रोफेसर अगर उसको पढ़ता है तो आपको रिप्लाई करे, और बाज़ औक़ात प्रोफेसर पढ़ते भी नहीं है, तो आपने प्रोफेसर्स को इस चीज पे लेके आना है कि वो आपकी ईमेल को ओपन करें। तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए जरूरी होता है कि जब आप ईमेल करते हैं और ईमेल के अंदर जो आपका सब्जेक्ट होता है वो बड़ा पावरफुल होना चाहिए, वो बड़ा कंसाइज टू द पॉइंट, और ऐसा होना चाहिए कि प्रोफेसर्स को आप एक्स वाई जी फील्ड ये तो आप लिखेंगे। ठीक है, सर आपकी आवाज स्किप हो गई थी। सॉरी मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा था, तो दोबारा मेरी आवाज़ आपको आ रही है और स्क्रीन भी मैंने शेयर कर दी है। आ रही सर, आ रही। जी ओके, सर, दोबारा हाँ, बता दें ईमेल तो का सब्जेक्ट जो। आपका जो ओके, तो मैं ये कह रहा था कि जब आप प्रोफेसर को ईमेल करते हैं तो ईमेल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने ईमेल के अंदर ऐसा क्या लिखना है कि प्रोफेसर आपकी ईमेल को पढ़े और उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करे। अब
आप अज्यूम कर सकते हैं सेफली कि एक प्रोफेसर को एक दिन में 50 से 100 के दरमियान ईमेल्स आती होंगी। तो वो कभी भी तमाम ईमेल्स को रिप्लाई नहीं करेगा, और बाज को तो उसने देखना भी नहीं है, लाइक वो ओपन भी नहीं करेगा। ठीक है। तो आपने प्रोफेसर को कैसे कन्विंस करना है कि वो आपकी ईमेल को रिप्लाई करे, और इससे भी पहले आता है कि प्रोफेसर को आपने कैसे कन्विंस करना है कि वो आपकी ईमेल को ओपन करे, उसको पढ़े। ठीक है। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि आपने ईमेल का सब्जेक्ट क्या लिखा है। यानी जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो प्रोफेसर को वो नजर आएगा ना। तो अब सब्जेक्ट को आपने इतना अपीलिंग करना है कि प्रोफेसर आपकी ईमेल को पढ़े भी, और पढ़ने के बाद आपको रिप्लाई भी करे। तो सब्जेक्ट के अंदर आपने क्या लिखना है जी, अपने बारे में सब बता देना है। अब क्या बताएंगे आप? आपने ये बताना है जी कि आप बहुत लाइक स्टूडेंट हैं। तो वो कौन सी चीज आपकी बताएगी? आपका सीजीपीए। ठीक है। कि आपके अच्छे ग्रेड हैं। तो आपका अगर सीजीपीए बहुत अच्छा है, लाइक 3.5, 3.4, 3.5, या आप जो भी है, तो आप इवन के 3.3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने उसको अपने सब्जेक्ट के अंदर लिखना है सीजीपीए 3.5। अब आपका आइल्स 7 है तो आपने आइल्स लिख देना है 7.0। अब आपका जीआरई फॉर एग्जांपल 310 है तो आपने जीआरई लिख देना है 310। और इसके साथ अगर कोई आपने बहुत अच्छा हैका मतलब कोई हैकाथन विन किया हुआ है, या कोई और कोडिंग कंपटीशन, तो आप एक दो वर्ड्स में उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो जब आपका प्रोफेसर ये चीज देखेगा, सब्जेक्ट, तो उसको पता चलेगा यार इसके पास आइल्स भी है, इसका सीजीपीए भी अच्छा है, इसका जीआरई भी है, इसने ये चीज भी विन की हुई है। तो इस बंदे की ईमेल हम पढ़ते हैं, वो आपकी ईमेल भी पढ़ेगा और डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड भी करेगा। जब आपकी वो सर ईमेल पढ़ ले, ओपन कर लेता है। सर अपना नेम नहीं हम्म। लिखेंगे सब्जेक्ट में? तो इतना बड़ा सारा सब्जेक्ट लिखना है? अच्छा देखें, आपका जो सब्जेक्ट होगा ना, अगर आप जैसे कि आपको ये ऊपर सर नजर आ फॉर रहा है, एग्जांपल स्टेप्स आपने क्या फॉर लिखा था? कॉन्टेक्टिंग पोटेंशियल रिसर्च एडवाइजर। हाँ, ये चीज आपको नजर आ रही है, जैसे ये चीज है, स्टेप्स फॉर जी कॉन्टेक्टिंग सर। पोटेंशियल रिसर्च एडवाइजर। हाँ, तो आपका सब्जेक्ट इतना होना चाहिए। अब मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था पीएचडी कैंडिडेट इन एक्स वाई जी फील्ड। उसके बाद मैंने ये एक ब्रैकेट डाली थी, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट। ठीक है। और ब्रैकेट के बाद मैंने क्या लिखा था, अपना सीजीपीए लिखा था। ठीक है। मैंने अपना आइट्स लिखा था। मैंने अपना जीआरई का स्कोर लिखा था, जस्ट ये चीजें लिखी थी मैंने। ठीक है। वो प्रोफेसर को टॉप पे नजर आ रही थी। तो जब ये चीजें आप लिखते हैं तो प्रोफेसर आपकी ईमेल को ओपन करेगा। तो डेफिनेटली जब वो ओपन कर लेता है तो बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, आपने ईमेल के अंदर क्या लिखा है ये चीज भी मैटर करती है, आप ताकि वो आपको रिप्लाई भी करे। तो अब आपने ईमेल को किस तरह से अरेंज करना है, किस तरह से लिखना है, मतलब यहाँ पे मैं सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है। बट मैंने मैंने क्या किया था बेसिकली, तो मैंने एक ईमेल का ड्राफ्ट बनाया था, और फिर उसको मैंने आईकोड गुरु पे मॉडरेटर्स और देन मेंटोर से मैंने रिव्यू करवाया था। और फिर उसके बाद मैंने वो ईमेल स्टार्ट करना शुरू की। ठीक है। तो बाद में मैं आपको आपसे वो अपनी ईमेल शेयर भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये पॉइंट है कि आपने ईमेल लिखनी है और उसके बाद उस ईमेल को आपने रिव्यू करवाना है। हम लोगों से रिव्यू करवाना है, या जो भी आपके सीनियर मॉडरेटर्स हैं, ठीक है, उनसे रिव्यू करवाना है। तो उसके बाद आपकी ईमेल के अंदर हर एक सेंटेंस जो होगा वो एक पावरफुल सेंटेंस होगा, यानी वो कोई उसके अंदर एक होता है ना एक्स्ट्रा चीज नहीं होगी। ठीक है। तो आपने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपनी तमाम चीजों को लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद ईमेल के साथ आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट को साथ ईमेल अटैच करना है। ठीक है। ईमेल के साथ आपने आइल्स का स्कोर, और अगर आपके पास जीआरई है तो जीआरई का स्कोर। ठीक है। और इवन की कोई हैकाथॉन्स कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी आप उस ईमेल के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपका रेज्यूमे। ठीक है। ये चीजें आप अटैच करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिकमेंडेशन लेटर्स ये अटैच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सम टाइम अगर प्रोफेसर मांग लेता है आपसे तो फिर आप भेज दें, अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिकमेंडेशन लेटर्स जो है ये ईमेल के साथ अटैच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आपने प्रोफेसर को ईमेल कर दी है, तो आपने ये काम कभी भी नहीं करना कि ये ना हो कि आप एक ही डिपार्टमेंट, एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही डिपार्टमेंट में दो प्रोफेसर्स को आप एक ही टाइम में एक एक ईमेल सेंड कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना। ठीक है। 10 यूनिवर्सिटीज हैं अगर, तो हर यूनिवर्सिटी से एक एक प्रोफेसर को आपने पिक करना है, और एक दिन में एक एक उन लोगों को ईमेल आपने भेजनी है। ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के दो प्रोफेसर को आपने सेम ईमेल नहीं करनी। ठीक है। अब उसके बाद यहां तक चीज क्लियर हो गई आपकी?
हम्म। सर मेरा एक अच्छा, सवाल है। ऐसा क्यों नहीं करना आपने? जी जी। सर ये जो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनानी है एंड देन प्रोफेसर्स को फाइंड करना है, ये हम किस वक्त स्टार्ट कर लें? हाँ, ओके। अच्छा, हम तो आई कोड पे तो खैर कभी भी कोई एक बंदा लिस्ट नहीं बनाता, ग्रुप होता है। लाइक जिस तरह से अगर 15-20 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं, तो हर बंदा जो होता है वो स्टेट के हिसाब से या कुछ यूनिवर्सिटीज के हिसाब से लिस्ट बनाता है, और बाद में वो फिर जो स्कॉलरशिप एस्पिरेंट वाला ग्रुप होता है उसमें हम शेयर कर देते हैं। फिर वो हर पर्सन जो है वहां से जो भी उसके रिलेटेड प्रोफेसर होता है उसको ईमेल करता है। ठीक है। अब बनानी कब से है, तो आप इसको अभी से स्टार्ट कर दें। लाइक अगस्त से पहले आपके पास ये होनी चाहिए। ठीक है। अगस्त से पहले होनी आपके पास ये होनी चाहिए। और फिर ये होता है जी कि एक डिपार्टमेंट के दो प्रोफेसर्स को आपने अप्रोच नहीं करना एक ही टाइम में। हाँ, अगर एक बंदा आपको कहता है कि मेरे पास फंडिंग नहीं है, या फिर 2 से 3 दिन हो गए या 3-4 दिन हो गए लेकिन उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो फिर आप दूसरे बंदे को अप्रोच कर सकते हैं उसी डिपार्टमेंट में। ठीक है। लेकिन एक ही टाइम में आपने दोनों को ईमेल नहीं भेजनी। अब इसका इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि बाज़ प्रोफेसर जो होते हैं वो भी आपस में दोस्त होते हैं। ठीक है। वो भी स्टूडेंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ऐसा ना हो कि जब वो दो प्रोफेसर बैठे तो एक जब एक स्टूडेंट को डिस्कस करे तो दूसरा कहे यार इसने तो मुझे भी ईमेल की है। तो ये बेसिकली शो करता है कि ये पर्सन इतना सीरियस नहीं है। ठीक है। या रिसर्च के अंदर, यानी जो जिस प्रोफेसर को आपने अप्रोच किया तो उनको ये लगेगा कि जो हमारी रिसर्च है इसमें ये इतना सीरियस नहीं है। तो ऐसा आपने नहीं करना। ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, आपकी ईमेल किस टाइम प्रोफेसर को मिलनी चाहिए। तो अगर आप अमेरिका में भेज रहे हैं तो कोशिश करें कि अमेरिका का जो 7 AM है, ठीक है, 7 AM के अराउंड आपकी ईमेल प्रोफेसर को पहुंच जानी चाहिए। ठीक है। आपने अपने हिसाब से नहीं देखना, बट अमेरिका के हिसाब से देखना है कि अगर पाकिस्तान में रात 9 बजे हैं तो अमेरिका में क्या है। ठीक है। तो यूएस के 7 AM या जो भी कंट्री है आपका, तो अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, एट 7 AM आपकी ईमेल प्रोफेसर को पहुंच जानी चाहिए। अब इसका फायदा क्या होता है? एक तो ये होता है कि जो प्रोफेसर होते हैं ना, इनकी हैबिट होती है जी कि वो अर्ली इन द मॉर्निंग अपनी ईमेल्स को चेक करेंगे, क्योंकि इन्हें पता होता है ना कि लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है। तो वो चेक करते हैं। ठीक है। दूसरा ये होता है जी कि जब आप 7 AM के अराउंड करते हैं तो आपकी ईमेल जो होती है वो बिल्कुल नीचे नहीं चली जाती। ऐसा ना हो कि अगर उस प्रोफेसर को 20 लोग अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है जी कि आपकी ईमेल बहुत नीचे चली जाए तो प्रोफेसर ना देख ही ना सके। तो 7 अर्ली इन द मॉर्निंग करेंगे आप तो उसका ये होता है जी कि वो आपकी ईमेल कहीं टॉप पे ही रहेगी, तो प्रोफेसर उसको टाइमली देख के आपको रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो स्टेप है कि इफ यू डोंट गेट अ रिस्पॉन्स सेंड अ फॉलो अप ईमेल आफ्टर 3 to 4 वर्किंग डेज। तो 3 से 4 वर्किंग डेज आप वेट करें। अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा तो आप फॉलो अप ईमेल भेज दें प्रोफेसर को। ठीक है। और अगेन अगर आप फॉलो अप ईमेल का भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा तो इन दैट केस में भी आप उस प्रोफेसर को छोड़ के उसी डिपार्टमेंट के दूसरे प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी कि सेंड योर फॉलो अप ईमेल एज अ रिप्लाई टू योर इनिशियल मैसेज या इनिशियल ईमेल, कि जो आपने इनिशियल ईमेल भेजी है ना, ठीक है, अब उस इनिशियल ईमेल के अंदर तो आपकी सारी डिटेल है ना, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। और वहां पे मेंशन भी है कि इस बंदे ने आपको ये ईमेल कब भेजी है, 3 दिन पहले भेजी है या 4 दिन पहले भेजी है। तो आपकी जो फॉलो अप ईमेल होगी ना वो उसके रिप्लाई में होनी चाहिए, ताकि प्रोफेसर को एक तो ये पता चल जाए कि इसने पहले भी की है और उसको फिर आपकी वो ईमेल ढूंढनी ना पड़े। ठीक है। उसके पास पूरी हिस्ट्री हो। तो आपने पहली जो ईमेल है उसके रिप्लाई के अंदर फॉलो अप ईमेल लिखनी है। ठीक है। तो फॉलो अप ईमेल आप अच्छे से एक 3 से 4 5 सेंटेंस के लिख के ये अपने पास रख लें, और जब भी आप किसी को फॉलो अप ईमेल भेजें तो आप वही भेज सकते हैं। ठीक है। ओके। सर हाँ। इसमें हमने एक अब जेनेरिक नेक्स्ट। ईमेल यूज जो हम सारे प्रोफेसर को सेंड करें, या एक पर्सनलाइज ईमेल बनानी है हर प्रोफेसर के लिए? ओके। अच्छा, अगर आप हर प्रोफेसर के लिए एक पर्सनल ईमेल बनाएंगे ना अलग से, तो फिर आप एक दिन में सिर्फ एक ईमेल करेंगे। ठीक है। तो आपने ये काम करना है कि एक अच्छी सी ईमेल को बनाना है, लिखना है उसको, फॉर्मेट उसका बनाना है, अच्छे से उसको डिजाइन करना है। ठीक है। उसके बाद आइडियल ये होता है कि आप ये काम करें कि जब भी किसी प्रोफेसर को करते हैं
तो उस ईमेल के अंदर ना 1 से 2 सेंटेंस जरूर चेंज करें। और वो कैसे चेंज करेंगे आप? आपने उस प्रोफेसर की रिसर्च एरिया को देखना है, और फिर आपने देखना है कि आपका जो ये रिसर्च एरिया, मैं इसमें काम करना चाह रहा हूँ। तो आपने हर ईमेल के अंदर 1-2 मिनट लगाने, और वो जो 2 सेंटेंस होंगे ना उनको आपने चेंज करना है, बाकी ईमेल को आपने चेंज नहीं करना। ठीक है? तो उसमें ये होगा कि वो जरा ज्यादा एक स्पेसिफिक हो जाता है, उस पर्सन को ये लगेगा कि यार ये बहुत कोई जेनेरिक ईमेल नहीं है, ये इस पर्सन ने मेरे लिए ही डिजाइन किया है। ठीक है? या एटलीस्ट उसने कुछ ना कुछ इस पे एफर्ट लगा के तो मेरे लिए स्पेसिफिक किया। ठीक है? तो 1 से 2 सेंटेंस जो रिसर्च के होंगे उसमें आप मेंशन कर दें कि आपका ये जो रिसर्च एरिया है, मैंने ये आपके कुछ पेपर्स पढ़े हैं, इनको मैंने एक्सप्लोर किया है, और मैं इस एरिया में आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ठीक है? दीज आर माई रिसर्च इंटरेस्ट। क्लियर? ठीक। ओके। सर सर मेरा एक सवाल है। चलें जी। जी जी। सर सवाल ये है कि जब प्रोफेसर मेंशन कर रहे होते हैं अपनी पोस्ट में कि वी आर हायरिंग 2 PhD और 1 मास्टर स्टूडेंट, तो जब वो पोस्ट डालते हैं तो उसके कितने टाइम के बाद हमें पता नहीं होता कि डेडलाइन भी मेंशन नहीं होती पोस्ट के ऊपर, तो हमें क्या अंदाजा लगाना चाहिए कि कब तक ये पोजीशंस ओपन हैं? ओके, ग्रेट। देखें, जब भी आपको इस तरह की पोस्ट देखते हैं, तो अगर तो डेडलाइन मेंशन है तो तब भी, और अगर नहीं मेंशन तब भी आपने ये काम करना है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है? और वहां पे देखना है, तो वहां पे वो डेट, ऐसा नहीं होगा कि प्रोफेसर एक पोस्ट तो कर दे बट वो शायद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ना हो, तो वो वहां पे भी होगी। ठीक है? तो वहां से आप उसको देख सकते हैं कि इनकी डेडलाइन क्या है। ठीक है? और हर यूनिवर्सिटी जो होती है वो अपनी डेडलाइन मेंशन करती है। हर यूनिवर्सिटी मेंशन करती है कि हमारे हम फी, एप्लीकेशन फी चार्ज कर रहे हैं या नहीं, ये हर यूनिवर्सिटी मेंशन करेगी। ठीक है? तो जब भी आप कोई पोस्ट देखें तो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, और उसको वहां से जितनी भी डिटेल्स हैं उनको आपने गैदर कर लेना है। सिर्फ उस पोस्ट की बिहाफ पे आपने अप्लाई नहीं करना। ठीक है? ओके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हम्म अब इसके बाद आते हैं जी कि इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स। कि अगर प्रोफेसर को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि वो आपसे एक इंटरव्यू लेगा। ठीक है? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट वो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। ठीक है? जूम पे इंटरव्यू होगा या स्काइप पे, जो भी। ठीक है? वीडियो कॉल पे। तो अब आपने क्या करना है, इंटरव्यू को कैसे तैयार करना है? तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए कॉल करता है या उसको ईमेल ईमेल करता है, तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसका ये मतलब है कि प्रोफेसर आपको कंसीडर कर रहा है, उसको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी है। अगर उसको आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं लगी तो वो आपको ईमेल का रिप्लाई भी नहीं देगा। अगर दिया भी तो वो कहेगा कि जस्ट एक जनरल सा दे देगा। ठीक है? ठीक है? तो जब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं तो आपने फिर इंटरव्यू की जो ईमेल है, यानी उस इंटरव्यू कॉल जो है, इसको बड़ा सीरियस लेना है। ठीक है? और उसमें आपने क्या करना है? अब देखिए, अब तमाम चीजों से गो थ्रू तो नहीं हो सकते, और ये प्रोफेसर्स को भी पता होता है कि एक पर्सन को अपनी फील्ड की सारी चीजें पता नहीं होती। ठीक है? तो आपने क्या करना है? आपने जो भी मास्टर्स में काम किया है, जो मास्टर्स के आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो आपने मास्टर्स की रिसर्च की है, आपने उससे गो थ्रू होना है। उसके रिलेटेड आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है? दूसरी बात, यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब योर वर्क इन 1 लाइन। अच्छा, 1 लाइन मैंने ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। आप वन 1 से 2 लाइंस के अंदर, 1 to 2 लाइंस, आप अपनी रिसर्च को डिस्क्राइब कर सकते हो। मतलब आपको ये पता हो कि आपने क्या काम किया, तो आपने 1 से 2 लाइन के अंदर उसको बताना है। ये नहीं हो कि आप जो है एक 3 मिनट की प्रेजेंटेशन दे दें, 4 मिनट की, ये चीज नहीं हो। ठीक है? 1 से 2 लाइन में आपने बताना है। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो मेक अ फ्यूचर रिसर्च प्लान। दैट मीन्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सी रिसर्च करनी है इस प्रोफेसर के साथ या इस यूनिवर्सिटी में आगे। ठीक है? और आपका आइडिया क्या है? अब इसके लिए, मतलब ये नहीं कि आपको 100% इसका पता होगा, बट आपको पता होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है? और फिर उसके बाद आपने क्या करना है? मेक अ शॉर्ट एंड नाइस प्रेजेंटेशन। आपने एक शॉर्ट सी और एक नाइस सी प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है? उस प्रेजेंटेशन में आपने क्या करना है जी, कि एक स्लाइड के अंदर, जिसको आप पोर्टफोलियो कहते हैं, आप एक स्लाइड के अंदर अपने बारे में लिखेंगे, अपने ग्रेड्स के बारे में, या अपना आईएलटीएस जीआरई लिख दें। एक स्लाइड के अंदर आप अपनी रिसर्च के बारे में लिख दें। ठीक है? और एक जो स्लाइड होगी उसके अंदर आप अपना जो एक्सपीरियंस है, और अगर आपका जो आईकोड गुरु पे जो एक्सपीरियंस है, वॉलंटियर वर्क जो होता है, ये तमाम
कंट्रीज फॉरेन बट पर्टिकुलरली यूएस जो है, इसके अंदर वॉलंटियर वर्क की बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप वॉलंटियर वर्क कर रहे होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होते हैं, तो प्रोफेसर या एडमिशन कमेटी को ये पता चलता है कि ये जो पर्सन है ना, अगर इसको अगर एक्स्ट्रा वर्क भी मिलता है तो स्टिल ये बैठेगा और ये काम कर लेगा। ठीक है, इसके अंदर इतना इतना इसके अंदर स्टेमिना, इतना इसके अंदर पैशन है कि ये एक्स्ट्रा काम भी अगर हमें इसको देना पड़ा, कोई एक्स्ट्रा जॉब, एक्स्ट्रा वर्क, तो ये कर लेगा। वॉलंटियर वर्क बेसिकली ये चीज शो करता है। ठीक है, और वो वैसे भी इस चीज को लाइक करते हैं कि आप किसी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं वॉलंटियरली। ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। तो ये आपने प्रेजेंटेशन के अपनी स्टेप दोबारा प्रेजेंटेशन के अंदर ये रिपीट चीज कर दो। मेंशन करनी है, और फ्यूचर जो आपका रिसर्च आप जो करना चाह रहे हैं वो भी आप मेंशन कर दें। सर अगर हम लोग बैचलर्स के स्टूडेंट हैं और हमारे पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर हम लोग क्या लिखें अपने रिसर्च सेक्शन में? हाँ, तो आपने अगर कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं तो आप उन प्रोजेक्ट्स को लिखें, दैट इज टोटली फाइन। ओके। हाँ, आप प्रोजेक्ट्स का लिखें। सर ठीक ये है, जो भी आपने अगर प्रोजेक्ट्स। प्रोफेसर जी सर मेरा सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी जी पूछें। सर अगर प्रोफेसर आपसे पूछे कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन के अंदर? प्रोफेसर अगर ये पूछता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस। हेलो, जी जी, मेरी आवाज आपको आ रही? काइंडली आप जी अपना सर। रिपीट करें। जी जी। सर अगर प्रोफेसर आपसे पूछता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस पोजीशन के लिए, इस खास प्रोजेक्ट के लिए, तो इसका आंसर किस अच्छा तरह देंगे? इस अच्छा, इसका आंसर डिपेंड करता है, मतलब वेरी करेगा। बट जहां तक मुझे लगता है, तो आप इसमें हो सकता है कि आप इसको अपनी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो आपसे पूछ रहा हो। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे आके आप करना क्या चाह रहे हैं, या ये जो रिसर्च है इसको आप किस तरह से कंडक्ट करना चाह रहे हैं। मे बी उसका ये माइंड में भी हो जी कि आप किस तरह का इन्वायरमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी सर चीजें आई जो है, हाँ मे बी शायद। सर ये चीजें तो ये चीजें तो इंटरेस्ट में अलग से उसने पूछ ली हैं, मतलब कि वो अलग से इंटरेस्ट, आपके फ्यूचर हम्म इंटरेस्ट क्या है, तो या आपके आइडियाज क्या हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन में हम्म इससे हटके हम क्या कह सकते हैं? ओके, सो मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप इसमें ये काम करें कि स्लैक पे पूछ लें, लाइक वहाँ पे आपको जो है ना, बाकी लोग भी होंगे तो वो ज्यादा आपको आंसर बेहतर दे सकते हैं। जी सर। हम्म, हाँ ओके, थैंक यू। तो अच्छा, आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है शॉर्ट सी। ठीक है, तो उसके लिए भी आप मतलब काफी लोगों ने इस पे काम किया हुआ है, प्रेजेंटेशंस बनाई हुई है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी सीनियर को अप्रोच करके, ठीक है, तो आपको वो प्रेजेंटेशन मिल जाएगी कि इस तरह की होनी चाहिए। तो उस प्रेजेंटेशन को आपने इंटरव्यू से 1.5 से 2 घंटे पहले प्रोफेसर को आपने ईमेल करनी है, और प्रोफेसर को ये बताना है कि मैंने ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, तो अगर आप अलाउ करते हैं तो मैं इस प्रेजेंटेशन से इसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ इंटरव्यू के बिगिनिंग पे। तो अब इसका फायदा क्या होगा? बेसिकली ना, प्रोफेसर को आपके बारे में पता होता है। ठीक है, उसने आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आप उसके पास आपका जो रिज्यूमे है वो पढ़ा होता है। लेकिन इसका ये फायदा होता है कि जब आप उस प्रेजेंटेशन को बिगिनिंग के अंदर, मतलब इंटरव्यू के स्टार्ट में प्रेजेंट करते हैं ना, तो आप 2-3 मिनट लगा के जब उसको प्रेजेंट करते हैं तो फिर आप ना बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ना वार्म अप होना। तो आप वार्म अप हो जाते हो, तो फिर जो बाकी की चीजें होती है ना, आप उनको बड़े आराम से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आइल्स अगर आप करते हैं, तो आइल्स में जो पार्ट 1 होता है, उसमें आपने देखा होगा ना, बड़े जेनेरिक से क्वेश्चंस होते हैं, नाम पूछा जाता है, कहाँ पे रहते हैं, एजुकेशन के बारे में। तो उनका बेसिकली ये आइडिया होता है कि जो स्टूडेंट है, अब उसको उसके अंदर एक कंपैटिबिलिटी आ जाए, यानी वो रिलैक्स्ड हो जाए। शुरू में चूंकि 1-2 मिनट 3 मिनट बंदा रिलैक्स नहीं होता,
तो इस प्रेजेंटेशन का ये फायदा होता है कि 2-3 मिनट में आप जब उसको प्रेजेंट करेंगे, जो कि आपको इसके बारे में पता होता है, आपने खुद बनाई होती है, आपने पहले प्रैक्टिस की होती है, तो आप फिर ये होता है कि आप पैनिक नहीं करते। ठीक है। ओके। जब ये सारा काम हो जाता है जी, तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने यूनिवर्सिटीज के अंदर एप्लीकेशंस को फिल करना, सबमिट करना होता है। अब जाहिर है आप हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशन सबमिट तो नहीं कर सकते। तो जितने भी प्रोफेसर्स ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया आपको, जिन प्रोफेसर्स ने ये कहा है जी कि हम आपको इंडोर्स कर रहे हैं, आप आप जो है एप्लीकेशन को सबमिट करें, ठीक है, या हम आपकी रिसर्च जो है, आपको अपना स्टूडेंट लेना चाह रहे हैं, आपकी प्रोफाइल से इम्प्रेस हैं, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो उन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपने फिर एप्लीकेशन को सबमिट करना है। ठीक है। ये नहीं कि प्रोफेसर ने कह दिया है तो दैट्स इट, नहीं, आपने एप्लीकेशंस को फॉर्मली सबमिट करना होता है। तो आप जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी ने जो है वो एप्लीकेशन फी रखी होती है, जो कि नॉर्मली स्टार्ट होती है $50 to $110। ठीक है। तो $65, $70, $100 इस तरह से। तो फिर अब आप अगर 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं तो 5 में तो आप इतने पैसे नहीं दे सकते ना, हर एक में $70-80 इतने तो नहीं पे कर सकते। तो आपने इसको कैसे टैकल करना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है जी, आपने ये काम करना है कि जिन प्रोफेसर ने आपको इंडोर्स किया, आपने उन यूनिवर्सिटीज से एप्लीकेशन फी वेवर लेना है। ये एक कोड होता है जो यूनिवर्सिटी आपको देगी, और जब आप एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन का पार्ट जो होगा तो उसमें आप वो कोड डालते हैं वहां पे, तो वो जो आपकी फी होती है वो बेसिकली फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, और वो फी आपकी डिपार्टमेंट पे करता है बेसिकली। ठीक है। तो इसको कहते हैं एप्लीकेशन फी वेवर कोड। ठीक है। तो आपने वो लेना है। अब इसके लिए आप 2 लोगों को अप्रोच कर सकते हैं फी वेवर लेने के लिए। एक तो यह है कि उसी प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करें, बड़ी हम्बली आप रिक्वेस्ट करें कि मैं जो है मतलब इतनी फी तो नहीं दे सकता, शायद मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे फाइनेंशियल तौर पे मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। और फिर आप ये भी बता सकते हैं कि हमारे यहाँ जो करेंसी का रेट है, जो ऑलमोस्ट $1 है, वो 280 to 290 है, तो मेरे लिए ये पे करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। बट अगर आपकी एप्लीकेशन, आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी है, तो अगर आपकी प्रोफाइल नॉर्मल है तो फिर वो शायद आपको फी उस तरह से ना दे। ठीक है। बट अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, उसको पसंद है, तो वो फिर आपको फी वेवर दे देगा। और या फिर वो आपको आपको बता देगा कि आप फिलहाल पर्सन को अप्रोच करें और वो आपको फी वेवर दे देगा। ठीक है। या फिर ग्रेजुएट डायरेक्टर एक होता है हर डिपार्टमेंट के अंदर, आप डायरेक्ट उसको अप्रोच करें। ठीक है। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा होता है कि दिस गाय इज ग्रेजुएट डायरेक्टर। ठीक है। तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं। इसके लिए आप एक अलग से ईमेल लिख लें जिसमें आप 8 से 10 सेंटेंस के अंदर ये चीजें अपनी बताएं उनको। ठीक है, कि ये प्रोफाइल है और अपनी जो भी आपकी जो कंडीशन है। ठीक है। फिर उसके बाद होता है जी कि ट्राई टू सबमिट योर एप्लीकेशन एज सोन एज पॉसिबल। कभी भी डेडलाइन को वेट नहीं करना। लाइक एक यूनिवर्सिटी थी, उसकी डेडलाइन थी 15 जनवरी। ठीक है। तो पता है मुझे उन्होंने कब एडमिशन ऑफर किया? मुझे उन्होंने एडमिशन ऑफर जो है वो December 12 को किया था। ठीक है। यानी डेडलाइन से 1 माह पहले, अभी उनकी डेडलाइन चल रही थी। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कभी भी डेडलाइन, बाज यूनिवर्सिटीज उनका वेट नहीं करती, तो वो आपको एडमिशन पहले दे देते हैं। ठीक है। तो डेडलाइन का कभी भी वेट ना करें। तो सम टाइम फिर ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं ना, तो एक पहले तो आपका इंटरव्यू हुआ था प्रोफेसर ने। अब हो सकता है कि इसके बाद ना अ, आपका जो इंटरव्यू है ना वो एक पैनल ले, यानी 2 से 3 प्रोफेसर। ठीक है। और हो सकता है कि आपका इंटरव्यू हो ही ना, मतलब ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। ठीक है। तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू ही ना हो, और जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं और जो आपने पहले प्रोफेसर को इंटरव्यू दिया हुआ है, तो उन तमाम चीज़ों के बेस पे आपको एडमिशन ऑफर कर देते हैं। ठीक है। और ये थी हमारी बेसिकली टिप्स फॉर सक्सेसफुल ग्रेजुएट स्कूल एप्लीकेशंस। ठीक है। हाँ। अब अगर आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, तो सबसे जो पहले काम करेगा होगा ना वो ये होगा कि आपको ना बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। एक आपको ऑफर लेटर मिलेगी अगर आपका एडमिशन हो गया, मतलब अगर आप डिपार्टमेंट कहता है जी कि ये बंदा ठीक है, तो वो आपको एक ऑफर लेटर भेजेगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि हम आपको
एडमिशन, आपका एडमिशन हो गया और ये बेसिकली आपके लिए ऑफर है, आपको हम रिसर्च असिस्टेंटशिप दे रहे हैं या आपको ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंटशिप दे रहे हैं, ठीक है। ये आपकी स्टाइपेंड होगी, आपकी ट्यूशन फी वेवर होगी। ये मेनली ना, अगर आपका फुली फंडेड, जाहिर है, हम फुली फंडेड को टारगेट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये चीजें मेंशन होती हैं, ठीक है। तो वो जो ऑफर लेटर होता है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर साइन करते हैं, और उस ऑफर लेटर को आप जिस ईमेल पे आया होता है या वहां 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 पे मेंशन होता है, तो आप उनको दोबारा ईमेल करते हैं। तो जब आप उनको ईमेल कर देते हैं कि मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर 1-2 वीक के अंदर या 3 वीक के अंदर वो आपको एक और फॉर्म भेजते हैं। उस फॉर्म का नाम है I-20। अब I-20 फॉर्म जो होता है, इसके ऊपर आपकी स्कूल की इंफॉर्मेशन, आपके पास कितनी फंडिंग है जो यूनिवर्सिटी आपको दे रही है, और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं और कितनी फंडिंग है, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। आपका प्रोग्राम मेंशन होता है, सारी चीजें मेंशन होती है, ठीक है। तो ये जो I-20 होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I-20 ही होता है जिसकी बेस पे आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं जी, आपको 2 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, एक ऑफर लेटर जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद आपको फिर क्या मिलता है, I-20 मिलता है। आप इन दो चीजों की बेस पे वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जो यूएस के लिए जो स्टूडेंट वीजा होता है उसको कहते हैं F1 वीजा, ठीक है। तो आप फिर उसके लिए अप्लाई करते हैं, जिसके लिए किसकी जरूरत है, I-20 इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीजा। अब स्टूडेंट वीजा आपने कैसे अप्लाई करना है, तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है जी कि एक सर्विस फी होती है, ठीक है। वो आपने पे करनी होती है, जो कि $350 है, ठीक है। सर्विस फी फी पे करने के बाद आप DS-160 एक फॉर्म होता है जिसके ऊपर आपकी आपकी हिस्ट्री होती है, आपकी तमाम डिटेल्स होती हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से, आपका एक्सपीरियंस, एजुकेशन, तमाम चीजें, ठीक है। आप उस फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। और उस फॉर्म को फिल करने के बाद आप क्या करते हैं, एक अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल करते हैं, ठीक है। आप यानी इंटरव्यू के लिए एक अपॉइंटमेंट आप लेते हैं, जिसकी फी कितनी होती है, $185। और फिर उसके बाद आप एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाते हैं इन पर्सन इंटरव्यू के लिए, और आपका जो एम्बेसी होगी वो आपका एक इंटरव्यू लेती है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे जो आप सर्विस फी देख रहे हैं, ठीक है, तो सर्विस फी जो ये $350 है, आप इसको DS-160 फॉर्म फिल आउट करने से पहले भी जमा करवा सकते हैं, और इसको उस फॉर्म के बाद भी जमा करवा सकते हैं। यानी आप पहले DS-160 फिल करें, फिर अपॉइंटमेंट लें, और उसके बाद सर्विस फी पे करें, ये तरीका भी ठीक है। और अगर आप पहले सर्विस फी करते हैं, उसके बाद DS-160 फॉर्म, और उसके बाद आप अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन फिल आउट करते हैं, तो ये तरीका भी ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज को याद रखना है, वो ये रखना है कि जब आप जब आपका इंटरव्यू है, यानी जब आप सर्विस फी पे करते हैं, ठीक है, तो सर्विस फी जिस दिन आपने पे की है, उस उस दिन और जो आपका जब आपका इंटरव्यू है उसके दरमियान एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज का गैप होना चाहिए, क्योंकि सर्विस फी बेसिकली इसको 2 वर्किंग डेज चाहिए होते हैं एक्टिवेट होने के लिए, ठीक है। तो अगर आपका फ्राइडे को है इंटरव्यू, तो आप ट्यूसडे को सर्विस फी जमा करवा दें, ठीक है। ट्यूसडे के बाद आप करवाएंगे तो शायद वो एक्टिवेट ना हो, ठीक है। तो ट्यूसडे को आप करवा दें तो आपके पास वेंसडे एंड थर्सडे 2 डेज होंगे, ठीक है, एक्टिवेट होने के लिए। तो ये सारी चीजें होती हैं वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। और इस तरह से बेसिकली आप अपनी जो एप्लीकेशन है इसको आप प्रोसीड करते हैं। तो ये थी हमारी बेसिकली आज की प्रेजेंटेशन। आई थिंक हमारे पास टाइम शायद कितना रहता है, और आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं तमाम स्टेप्स आपको बता दूं, ठीक है। लाइक यही स्टेप्स हैं जो जो आपने बेसिकली करने होते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये एम्बेसी इंटरव्यू पे थोड़ा रोशनी डाल दे यहाँ पे, किस तरह का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, किसके बारे में पूछते हम्म हैं। ओके। तो मेरा चूंकि यूएस एम्बेसी का एक्सपीरियंस है, तो आपका जो ये एम्बेसी इंटरव्यू होता है, इसकी ड्यूरेशन होती है तकरीबन 50 सेकेंड से 2 मिनट्स तक ना, ठीक है। यानी 1 से 2 मिनट का होता है ये, 1 मिनट का भी हो सकता है, और एट मैक्स 2 मिनट ही होंगे, ठीक है। लाइक मुझे कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला कि जिन पे उन्होंने ज्यादा टाइम लगाया हो, ठीक है। तो 1 से 2 मिनट। अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये होता है जी कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, आपने वही कंट्री क्यों पिक किया है, तो आपने उस कंट्री यानी आपकी मोटिवेशन क्या है उस कंट्री में जाने की, ठीक है।
दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपके होम कंट्री के साथ टाइज कैसे हैं। क्या आप वापस आना चाहते हैं डिग्री कंप्लीट करने के लिए? तो आपने ना उनको ये शो करना होता है कि यस, मैं वापस आना चाहता हूँ और मेरा इस कंट्री में जाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं एजुकेशन अपनी यहाँ से लूँ, अब यहाँ से पीएचडी या यहाँ से मास्टर करूँ, और उसके बाद मैं अपनी कंट्री में आके जो है जॉब करना चाहता हूँ, या जो भी आपकी कमिटमेंट है, जो भी आपकी इंगेजमेंट है, वो आप वहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यूजली वो ये पूछ सकते हैं आपको फंडिंग कौन कर रहा है। तो स्कॉलरशिप फुली फंडेड है तो आप बताएंगे कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से फंडिंग है, ठीक है। और देन वो पूछ सकते हैं जी कि आपने ये यूनिवर्सिटी कैसे पिक की है, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में खास क्या बात है, ठीक है। तो ये सारे इस तरह के इंटरव्यूज होते हैं जो बेसिकली आपने क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं, और ये बड़े कॉमन से होते हैं, आसान से होते हैं। आपने सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना होता है, कॉन्फिडेंस आप लूज ना करें, और इसमें ये है कि नेचुरल आपने रहना है, ठीक है। और आपने अपनी कहानी बतानी, ये नहीं कि आप फेसबुक से या कोई रट्टा रटाया आंसर बता दें उनको कि ये चीज है। आपने अपनी बतानी है कि आपको किस चीज ने प्रेस किया। तो जस्ट उधर ही फिर आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाता है कि आपका वीजा जो है वो अप्रूव हो गया है। या फिर स्टूडेंट जो होते हैं उनमें सम टाइम मोस्टली ये होता है कि आपका वीजा जो होता है ना वो एपी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में जाता है, जो कि टोटली कॉमन है, मतलब नॉर्मल बात है। तो उसमें ये होता है कि आपका वीजा 2 3 4 माह में अप्रूव हो जाता है, ठीक है। सम टाइम ज्यादा भी ले लेता है, बट आइडियली 2 से 4 मंथ में आपका वीजा अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज टोटली फाइन। और सम केसेस में ऑन द स्पॉट हो जाता है, ठीक है, जैसे मेरा मतलब ऑन द स्पॉट ही हो गया था अप्रूव। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सर आपको और बहुत अच्छा मुबारक हो आपकी ना ये हो जी, कि आपको स्कॉलरशिप मिला। हाँ वालेकुम सलाम, थैंक यू मैम, और थैंक यू दूसरा सो सर मच। एक और आपको स्कॉलरशिप मिला था, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि वो जो लेटर है वो किस तरह हम्म का लिखना है, किसको अप्रोच करना है, क्या उसका प्रोसीजर है और क्या डेडलाइन ओके। आ, ओके। अच्छा, एक है कोशिश फाउंडेशन, ठीक है। तो बेसिकली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो बेसिकली ज़रा ऑलमोस्ट हम लोगों को पैसों की तो ज़रूरत ही होती है, ठीक है। तो जिनका बैकग्राउंड इतना मतलब जो इतने स्टेबल नहीं होते, या जिनकी फैमिली इतनी सपोर्ट नहीं कर सकती, ये बेसिकली ना एक कोशिश फाउंडेशन उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है जिनका एडमिशन हुआ होता है किसी बाहर के कंट्री में। तो उनकी जो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और फिर उस कंट्री में पहुंचने के बाद जो फर्स्ट मंथ का एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि आपको स्टाइपेंड या जो भी स्कॉलरशिप होगी वो आपको फौरन तो नहीं मिलेगी ना, उसकी एक डेट होगी। आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसके बाद में भी 15 15 डेज या 12 20 डेज के बाद आपको स्टाइपेंड मिले। तो ज़ाहिर है आपने वहाँ पे उससे पहले सर्वाइव करना है, आपने एयर टिकट लेना है। तो इन तमाम को कवर करने के लिए कोशिश फाउंडेशन जो है वो बेसिकली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को 4 से 8 हज़ार डॉलर, ठीक है, आइडियली 4 से 5 हज़ार डॉलर वो आपको देते हैं, ठीक है। वन टाइम पेमेंट होती है ये। और ये तब होती है कि आपका एडमिशन हुआ हो, और जब आप उस कंट्री में पहुंच जाते हैं तो उस कंट्री में पहुंचने के बाद आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, और फिर आपके उस अकाउंट में वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब उसकी जो एप्लीकेशन होती है ना वो ऑलमोस्ट हर साल ओपन रहती है, अभी भी ओपन है, शायद कुछ थोड़े से टाइम के लिए क्लोज होती है, तो आजकल भी ओपन है, ठीक है। अगर आपने नहीं अप्लाई किया, आपके पास आपका लेटर है, तो आप उसको एज सुन एज अप्लाई करें, ठीक है। तो आपने ये काम करना है कि उसके लिए एक 1 से 1.5 पेज का एक लेटर होता है, पर्सनल लेटर या एसओपी आप उसको कह सकते हैं, आपने वो लिखना है, ठीक है। अब उसके अंदर आपने किन चीजों को डिस्कस करना है, तो आपने उसके अंदर ये नहीं कि आपने अपने रिसर्च को बयान करना है, या आपने जो अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए किया था वही आप उठा के लिख दें, ऐसा नहीं होता। वो बेसिकली इस चीज को नहीं देखेंगे, उन्हें पता है कि आप लाइक स्टूडेंट हैं, आपका अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है, तभी तो आपको एडमिशन मिला है इतनी बाहर की यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो इस चीज का उनको पता होता है। तो आपने एक लेटर लिखना है जो बेसिकली ये शो कर रहा हो, जिसमें आपने उनको अपनी स्टोरी बतानी है कि आपको किन तरह की फाइनेंशियल इश्यूज हैं, किन हर्डल्स को आपने फेस किया है। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आप दे सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। किस तरह से आपने स्टडी की है, और मे बी आप अपनी फैमिली के अंदर फर्स्ट जनरेशन है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक गए हैं। आपकी टोटल इनकम कितनी है, आपकी आपका गार्डियन कौन है, ठीक है, और किस तरह से वो इनकम स्पेंड हो रहा है। इन तमाम चीजों को आपने वहां पे डिस्क्राइब करना है, और फिर आप यूनिवर्सिटी का भी उसमें मेंशन कर देंगे, फलां यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है और इतना स्टाइपेंड मुझे मिल रहा है। और इस तरह से एक होता है एसओपी जो आप लिखते हैं, और
उसको आप सबमिट करते हैं, ठीक है। और सलाम ये एक अलैकुम से सर। 1.5 पेज का होता है। जी जी, वालेकुम सर मेरा एक सलाम। क्वेश्चन है। जी। सर मैंने आई कोड क्रू तो काफ़ी टाइम से ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन मैं तकरीबन पिछले एक हफ्ते से कंसिस्टेंट हूँ। और मैं अभी लीड हम्म कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एंड हैकाथॉन्स पर फोकस है मेरा अभी थोड़ा आगे जाके। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अभी सिर्फ लीड कोड पे फोकस रखूँ या इन चीज़ों को भी देखता रहूँ कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसे कलेक्ट करने हैं, और इन जैसे कि बाकी सारी चीज़ें होती हैं। मैंने आइल्स का टेस्ट भी नहीं दिया। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अभी मतलब हम्म अभी जो महीना है, और अब मुझे कब एप्लीकेशन जो है एक प्रोसेसिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है इस चीज़ का। हाँ। ओके, ग्रेट। तो पहले तो ये बात है कि आप एक हफ्ते से आईकोड गुरु के ऊपर रेगुलर हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, पहले अगर नहीं थे तो अब आपने रेगुलर रहना है, क्योंकि ये वाला जो टाइम अभी बड़ा प्राइम किस्म का टाइम चल रहा है, अप्रैल मई जून एंड जुलाई। ठीक है, तो हम्म 4 महीने हैं आपके पास हम्म अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए और यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अभी आपने ये काम करना है जी कि हैकाथॉन्स, ऐसा नहीं करना कि आप सिर्फ लीड कोड पे बैठ जाएं और हैकाथॉन्स को छोड़ दें। आप लीड हम्म कोड को भी करें, ठीक है, एक हम्म क्वेश्चन बेशक सॉल्व करें, उसको भी आप करें, और हैकाथॉन में जरूर पार्टिसिपेट करें। एटलीस्ट महीने में एक हैकाथॉन में जरूर आप जाएं। दो में जाते हैं तो दैट इज टोटली फाइन, बट एक में जरूर जाएं, ठीक है। तो जब आप 4 मंथ्स में 4 हैकाथॉन्स में जाएंगे, तो वो बेसिकली शो करेगा कि यू आर कंसिस्टेंट, ठीक है। सही। तो अब एक बंदा अगर एक महीने में 4 हैकाथॉन में चला जाता है और उसके बाद बैठ जाता है, ठीक है, उसके बाद हैकाथॉन्स में नहीं जाता, तो उससे वो बंदा बहुत बेहतर है जो जिसने 4 हैकाथॉन्स 4 मंथ्स में किए हैं, 4 हैकाथॉन्स इन 4 मंथ्स। वो कंसिस्टेंसी ज्यादा शो हो रही है वहां पे। ठीक है, तो आपने हैकाथॉन्स को साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि हैकाथॉन्स 1 या 2 या 3 दिन के होते हैं, तो उसमें मे भी उन 2 दिनों में आप, अगर आपको लगता है जी कि आपके पास टाइम नहीं है, चीजें मैनेज नहीं हो रही, तो उन 2 दिनों में आप लीड कोड को छोड़ दें वो 2 दिन के लिए, और आप हैकाथॉन कर लें और दोबारा लीड कोड पे आ जाएं। ठीक है, ये चीज तो होगी, इसको साथ साथ आपने पैरेलल लेके चलना है। आइल्स जो है, आइल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके पास 4 महीने हैं अभी। इन 4 महीनों में आप आराम से आइल्स कर सकते हैं, और हमारे सेशंस तो आपको पता है आइल्स की चल रहे होते हैं, एवरी टाइम चल रहे हैं आप, ठीक है, आइल्स के भी और जीआरई। ठीक है, तो आइल्स हर अब जो है ना, मतलब आपको आइल्स का जो सेशन है वो कभी भी रुका हुआ नहीं मिलेगा, हर टाइम चलेगा। ठीक है, और अभी बल्कि ज्यादा सेशन स्टार्ट हो जाएंगे आइल्स के, 3 3 4 4 सेशंस, ताकि आप लोगों को जो भी स्लॉट, जब भी आप फ्री होते हैं बाकी किसी काम से यूनिवर्सिटी से, तो ताकि आप उस स्लॉट में जो है आइल्स की प्रिपरेशन कर सकें। तो बेसिकली इसका आइडिया ये होता है कि 3 4 अगर सेशन चल रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए बड़े कंपैटिबल होते हैं। ठीक है, हम्म तो आप अभी से आइल्स स्टार्ट करें, 2 3 महीने लगाएं, 3 महीने आइल्स करें, अगस्त से पहले आपके पास आइल्स होना चाहिए, जस्ट कीप इन माइंड। सर मेरा एक और तो ये क्वेश्चन भी पैरेलल है। चीजों को लेके चलें आप, एक चीज को नहीं सही। आप पकड़े। और बाकी जो एलओ आ रहे हैं ना, जो एलओ आ रहा है ना हम्म आपका, रिकमेंडेशन लेटर है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, तो इसके लिए आपने परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हैं तो हर दिन 15 मिनट आपने निकालने, 15 मिनट बैठ के आपने 2 से 3 सेंटेंस लिख देने हैं बस, हर दिन। और ठीक 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो रेडी हो जाएगा। फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हम लोग यहाँ पे रिव्यू करेंगे, ठीक है, उसके अंदर जो मिस्टेक्स होंगी उनको हम सेट कर देंगे, और इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। फिर एलओआर जो होगा वो भी आपने ऐसे ही करना है, एक फॉर्मेट बनाना है, सॉरी, एक ड्राफ्ट बनाना है, उसके अंदर आपने लिखने की कोशिश करनी है, अपनी स्टोरी को बताना है, और देन वो जब वो रिव्यू होगा तो वो भी फाइनल शेप में आ जाएगा। सही। और सर जो एल हम्म ओ आर हैं वो हैकाथॉन के पार्टिसिपेंट्स देंगे, जिनके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे। हाँ, एक ले लें। हाँ, सही है। मतलब जो हैकाथॉन के अंदर आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो उनमें से एक एक आप वो रख लें, दो आप देख लें कि यूनिवर्सिटी से ले लें, अपनी यूनिवर्सिटी से। ठीक है। हम्म। और सर मुझे जो है आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रिसर्च का जो है ज़्यादा शौक है। तो मैंने जो अपना जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था, मैं ग्रेजुएट हम्म हूँ और उसके बाद मैंने एक साल काम भी किया था। तो अभी इसी वजह से मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ, क्योंकि मैं हम्म जॉब नहीं कर रहा अभी। तो जो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो हम्म एक साल मैंने डीप लर्निंग पे रिसर्च की थी, एंड मेरा वो पेपर भी पब्लिश हुआ था। तो क्या ये चीज़ जो है एक प्रोफाइल के अंदर मैटर करती है कि
कोई बंदा मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है और उसने बैचलर्स में जो है पेपर पे पब्लिश किया, क्या इसकी कोई वर्थ होगी? हम्म। हाँ अच्छा, थोड़ा सा आपकी आवाज़ कट गई थी, बट मुझे आइडिया हो गया कि आपने क्या पूछा है। तो देखें, आपका पेपर है तो दैट इज़ टोटली फाइन, और ये एक बड़ी अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आपके पास आइल्स नहीं है फॉर एग्जांपल, और आइल्स जो अच्छा। है वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, तो आप एप्लीकेशन सबमिट तो नहीं कर सकेंगे ना फिर। आपको कमेटी तो नहीं वो चूज करेगी ना फिर। तो इसका ये मतलब है कि आपने बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको भी फिल आउट करना है। ठीक है। और आपका जो पेपर है दैट इज टोटली मींस फाइन, वो आपको जरूर हेल्प आउट करेगा, बट उसके साथ साथ आपकी बाकी एप्लीकेशन ठीक होनी चाहिए, आपका आइल्स होना चाहिए, आइल्स इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। सही है सर, शुक्रिया। सर आई हैड अ क्वेश्चन। आपने जो चीज़ बताई है, गेस इट वाज मेनली फॉर द रिसर्च मास्टर्स और द पीएचडी। अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि रिसर्च बेस्ड मास्टर्स में नहीं जा रहा, तो फिर उससे किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी चाहिए, बिकॉज वो फंडिंग उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से तो फिर नहीं मिलेगी। सो उसे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए और कैसे अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी चाहिए? सर आई गेस आपका माइक म्यूट है, शी आर स्पीकिंग। हेलो। सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो क्या आप देख रहे हैं, अगर कोई और किसी का क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। या सो आई हैड अ क्वेश्चन, आई गेस वो आपने नहीं सुना होगा हम्म। फिर। शुड आई रिपीट? हाँ जी जी। हाँ जी जी, प्लीज प्लीज रिपीट करें। ओके, तो मेरा सवाल ये था कि जैसे कि आपने भी जो बताया वो या तो रिसर्च बेस्ड मास्टर्स के लिए थे, पीएचडी। तो अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि कोर्स बेस्ड मास्टर्स पे जा रहा है, तो उसको फिर फंडिंग यूनिवर्सिटी से तो नहीं मिलेगी, तो फिर उसे कैसे अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी चाहिए और फिर उसे कहाँ फोकस करना चाहिए फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप? लाइक आप ये कह रहे हैं कि उसने उधर जाके तो रिसर्च नहीं करनी। या लाइक मतलब उसका रिसर्च बेस्ड मास्टर्स में नहीं हुआ है, वो कोर्स बेस्ड मास्टर में उसका एडमिशन हुआ है। नाउ व्हाट शुड दैट स्टूडेंट डू? ओके। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पीएचडी होती है ना, पीएचडी की ज़्यादा फंडिंग होती है, मतलब जहाँ पे भी आपको पीएचडी मिलेगी तो मोस्ट लाइकली कि आपको वो फुली फंडेड होती है। ठीक है। तो मास्टर्स में ये होता है कि मतलब मास्टर्स में भी कुछ लोग हमारे ये हैं, मतलब आई कोर्स से स्कॉलरशिप पे, बट मास्टर्स की थोड़ी स्कॉलरशिप कम होती है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको मतलब रिसर्च तो फिर भी करनी पड़ेगी, अगर आप मास्टर्स में भी जाते हैं तो रिसर्च करनी पड़ेगी। ये आप लेकिन उनकी फंडिंग नहीं होती, मतलब जो कोर्स बेस्ड मास्टर्स होते हैं उसकी वो फंडिंग यूनिवर्सिटी अच्छा। की तरफ से नहीं देते। सो या हाँ आई वाज, हाँ। ओके। या तो दैट्स व्हाई आई वाज ओके। अ बिट कंसर्न्ड अबाउट के फिर उन स्टूडेंट्स को कहाँ टारगेट करना चाहिए। हाँ, तो ये तो फिर मुश्किल होगा, तो बट मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का केस है, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इस चीज को रिमूव कर दें कि आपने रिसर्च नहीं करनी, तो आप फोकस हो जाएंगे मैंने रिसर्च भी करनी है। तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो जब आप फुली फंडेड होते हैं तो आपका जो वीजा इंटरव्यू होता है, वीजा जो होता है वो भी अप्रूव हो जाता है। ठीक है। और जब आप फुली फंडेड नहीं होते तो वीजा भी मोस्टली अप्रूव नहीं होता। बेशक आपके पास बहुत सारे आप केस फेसबुक पे देखेंगे कि उनके पास बैंक स्टेटमेंट भी होती है, सब कुछ होता है, बट उनका वीजा अप्रूव नहीं होता। ठीक है। तो उस केस में जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी वो ये होगी कि बजाय आप इस चीज को माइंड पे रखें कि सिर्फ कोर्स वर्क करना है, आप इस चीज को निकाल दें कि आपने रिसर्च भी करनी है, तो फिर आपके ज़रा फंडिंग के ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। सो इन दैट केस कैन वी अप्रोच, मतलब हम प्रोफेसर्स को अप्रोच करें फिर कि लाइक वी नीड टू डू रिसर्च यस। एज वेल? यस यस। ओके। यू शुड अप्रोच प्रोफेसर्स या। ओके।
हम्म। ओके, आई थिंक एक और क्वेश्चन किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, सुभान लियाकत। जी, आप पूछ लें क्वेश्चन। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं अब जैसे कि 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, अब मैं फॉल 2025 को जो है ना वो टारगेट कर रहा हूँ, राइट। तो अब आपने जैसे मेंशन किया कि हमारे पास हम्म 4 मंथ्स है। अब इन 4 मंथ्स में प्रोफाइल भी बिल्ड करनी है, आइल्स भी करना है और जीआरई भी करना है। तो इसको आप किस तरह स्ट्रेटेजाइज करेंगे कि इसको मतलब किस तरह हम्म पहले आइल्स करें या फिर जीआरई करें? मतलब कोई कहते हैं हम्म। लोग पहले जीआरई कर ले, कोई कहता है पहले आइल्स कर ले। मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो आप इसमें अपना जो है ना वो सजेशन शेयर करते हम्म। ओके, अच्छा, आप आईकोड गुरु पे हैं अभी? हैं। जी जी, मुझे तो तकरीबन 2.5 ओके, मंथ्स हो तो आपको आपकी जो प्रोफाइल बिल्ड कर, ग्रेट। तो आपकी जो प्रोफाइल बिल्ड करने की बात है ना, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ एक हैकाथॉन में चला जाना है, ठीक है। और थोड़ा एक एक लीड कोड का क्वेश्चन आप डेली सॉल्व कर दिया करें, ठीक है। एक हैकाथॉन में चले जाया करें, ठीक है। और आजकल कोड इन प्लेस का भी वो चल रहा है, शायद आज लास्ट डेट है। और 12 अप्रैल शायद स्टूडेंट्स के लास्ट डेट, इसमें भी आप पार्टिसिपेट करें। तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। जहाँ तक रही बात, आपने आइट्स पहले करना है या पहले आपने जीआरई करना है, ठीक है। आप चूंकि 6 सेमेस्टर में हैं, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपका अभी सेमेस्टर एंड हो गया है या अभी अभी स्टार्ट हुआ है? जी। अभी स्टार्ट हुआ है, ईद के बाद हमारे मिड्स हैं, फिर उसके बाद तकरीबन मई के एंड में या फिर हाँ, सही। जून जून में हमारा वो कंप्लीट हो हम्म जाएगा। हाँ, ठीक है। तो देखें, आप ये काम करें कि आपको चूंकि 3-4 महीने तो चाहिए होंगे ना आइट्स के लिए, 3 महीने, ठीक है। तो आप आइट्स ही पहले करें, क्योंकि आपने, हाँ, ओके। तो आपने चूंकि अभी अप्लाई करना है, तो आप आइल्स ही पहले करें। हाँ, ये भी कर सकते हैं अलबत्ता। अगर आपको ये लगता है कि आप 3 मंथ्स में 2025 के लिए आपने अप्लाई करना है ना, मतलब। जी जी सर, हाँ फॉल हाँ, 2020। तो बिल्कुल ठीक है। यानी आप ये चाहते हैं कि 2025 में आप यूएस में हो या किसी भी दूसरे कंट्री में, फॉल 2025 में। जी जी, यानी कि आप कहते हैं पहले आइल्स कर हाँ लूँ और फिर अप्लाई करना हाँ, स्टार्ट कर फिर दूँ। आप आइल्स। हाँ, चूंकि फिर आपने ना, आपने एप्लीकेशन तो फॉल 2024 में सबमिट करनी है ना, इसमें, जी ठीक है। जी बिल्कुल। तो हाँ, तो आप पहले आइल्स कर लें, क्योंकि जहाँ पे जीआरई रिक्वायर्ड होगा ना, वहां पे आइल्स भी होगा। ये बात आप सही तरह सुनिए, जहाँ पे जीआरई रिक्वायर्ड है, वहां पे आइल्स मस्ट रिक्वायर्ड है। बट बहुत सारे ऐसी जगह होंगी जहाँ पे आइल्स तो रिक्वायर्ड होगा लेकिन जीआरई नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि आइल्स तो हर जगह पे है, ठीक है। तो आप 6 सेमेस्टर में तो आप 2-3 महीने लगाएं, आइल्स करें अगस्त से पहले पहले। और आपका तब तक 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी बेस पे आप अप्लाई करें। और आपका एडमिशन हो जाता है, तो आप आराम से 25 में जा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई इससे पहले है, 5th सेमेस्टर में है, 4 में या 3 में है, तो वो पहले जीआरई कर ले। और जब वो 6 में या 7 में पहुंचे तो वो आइल्स कर ले। सर एक और क्वेश्चन ऑलराइट था सर, मेरा। थैंक यू। और जो लोग अभी 8th सेमेस्टर में या जो अभी कर चुके हैं मास्टर्स, तो उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो पहले आइल्स करें, ठीक है। सर जो हम लोग एलओआरस हेलो। लेते हैं उसमें हम लोग, हेलो, हम्म, अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे पूछना था, मेरी आवाज़ आ रही अच्छा, है? आपकी आवाज हट रही है। जी जी, आप पूछिए। ऐसा वो मुझे पूछना था, जो लाइक हम लोग एलओआरस लेते हैं उनके अंदर लाइक हमें क्या कंसीडर करना चाहिए? लाइक अगर हम लोग के पास कोई 5-6 टीचर्स हैं, तो हम लोग उनमें से किन टीचर्स को कंसीडर करेंगे? लाइक जिनके साथ ज़्यादातर हम लोगों ने, लाइक अगर किसी टीचर के साथ हमने 1 या 2 सेमेस्टर्स टीएशिप की हुई है, या जिस रिसर्च में हम लोग अप्लाई करें उस टीचर के साथ, लाइक उस सब्जेक्ट के टीचर से रिलेटेड, या फिर ऐसे जो टीचर्स जो लाइक जो थोड़े सीनियर टीचर्स हैं। मैम, आपकी आवाज कट रही थी। आपकी आवाज कट रही थी, काइंडली आप अगर दोबारा अपने क्वेश्चन को रिपीट करें। अब सही आ रही है? जी, जरा आप बोलें। मैं बोल रही हूँ कि
जो हम लोग लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस देते हैं अपने प्रोफेसर से, तो उसमें हम लोग क्या चीज़ कंसिडर करें कि हम लोग ऐसे प्रोफेसर जिनके साथ अगर हम लोगों ने 1 या 2 सेमेस्टर्स टीएशिप की हुई है, और ऐसे प्रोफेसर्स जो हम्म लाइक जिस जिस रिसर्च एरिया में हम लोग अप्लाई करें उनका वो सब्जेक्ट है, और कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो थोड़े सीनियर होते हैं। तो वो भी, और एक और चीज़ पूछनी थी कि जो मतलब कि इंडस्ट्री, और इसके अलावा मतलब कि अगर हम लोग हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किए हुए तो उसमें भी हम लोग कैसे लोगों को लाइक कंसिडर करेंगे किस तरह के लोगों से हम लोग एलओआर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आपने आपका ये क्वेश्चन है कि आपने एलओआर कहाँ से लेना है, लाइक जिन टीचर से आपने कोर्स वर्क पढ़ा हुआ है या रिसर्च की हुई है या टीएशिप किया हुआ है उनसे एलओआर लेना है, ऐसे ही है ना? जी जी, और लाइक और ऐसे भी टीचर्स लाइक जिनका, अगर हम लोग किसी प्रॉपर हम लोग एप्लीकेशन में लिखते हैं ना कि हम लोग किस एरिया में रिसर्च, नहीं, हम लोग एप्लीकेशन में लिखते हैं कि हम लोग किस एरिया में अप्लाई करें, तो अगर उसी सब्जेक्ट के से रिलेटेड टीचर से एलओआर, और कुछ सीनियर टीचर्स भी होते हैं तो हम्म वो भी, और हैकाथॉन्स में भी अक्सर ओके हमें टीममेट्स मिलते हैं तो हाँ उनमें भी हम लोग के कैसे लोगों को कंसिडर करें। ओके ओके ग्रेट। हाँ अच्छा, चलिए मैं आपका ये आंसर इसको आंसर करता हूँ। ये पहले भी हमने किया बट मैं दोबारा करता हूँ। आपने अगर रिसर्च की हुई है या आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है किसी भी टीचर के साथ, तो आपने उससे मस्ट एक एलओआर लिखना है, ठीक है? क्योंकि वो टीचर जो होगा वो आपकी रिसर्च को, आपकी उस प्रोजेक्ट को और जिस तरह से आपने उसमें परफॉर्म किया वो उन चीज़ों को, रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों को डिस्क्राइब करेगा। तो आपने उससे मस्ट लेना है एक, ठीक है? दूसरा एलओआर आपने देख लेना है, जो भी टीचर है प्रेफरेबली कि जिसको आप अच्छे से जानते हो, जिसको आपको लग रहा हो कि यार ये बंदा जो है 5-6 यूनिवर्सिटीज में मेरा एलओआर जो है वो आराम से सबमिट कर देगा। और आइडियल ये होता है कि अ, आपकी ग्रेड्स भी उस टीचर के कोर्स में अच्छे हों, ठीक है? तो उसमें फिर ये होगा कि वो टीचर सिर्फ अपने ग्रेड्स की बात करेगा, अपने आपके बारे में बात करेगा, तो बताएगा कि आपने, मैंने इस स्टूडेंट को ये कोर्स पढ़ाए हैं और इनमें इसकी ये परफॉर्मेंस है, ये इसके ग्रेड्स हैं, ठीक है? तो जो जिसमें अच्छे ग्रेड्स हैं आपकी, अगर आप उस टीचर को लेते हैं तो वो एक बड़ा पॉजिटिव होता है, ठीक है? और एक एलओआर या दो आप जो भी हैकाथॉन से लेना चाहते हैं तो उनको आप अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। एक टाइम में एक आप यूज कर लें एक पर्सन से, और एक टाइम में दूसरे से कर लें। लेकिन हैकाथॉन से आप दो ले लें तो वो ज्यादा मतलब ठीक होता है, क्योंकि आप उन पर्सन को उस तरह से तो जान तो नहीं रहे होते ना, आपका कम्युनिकेशन जस्ट ईमेल पे या हैकाथॉन्स के अंदर होता है। तो आप वहां से अगर आप दो ले लेते हैं तो अगर एक पर्सन स्किप भी होता है तो दूसरा जो होगा वो आपको कर देगा, रिकमेंड कर देगा, ठीक है? तो अगर आपको 3 एलओआर चाहिए तो कोशिश करें कि एक हैकाथॉन से हो और दो जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हों, ठीक है? तो ये आइडियल होता है। यू सो मच सर। और एक और चीज़ थी वो हम्म ये कि लाइक हमारा जो बैचलर्स के लेवल पे ना रिसर्च ऑफर नहीं करते, प्रोजेक्ट होता है, तो प्रोजेक्ट में फिर जो हमारा सुपरवाइजर होता है हम उसको कंसिडर करें एक एलओआर के लिए। हम्म सही, थैंक यू। हाँ टोटली फाइन है वो। अगर आपको जो है वो आप रिसर्च नहीं करते बैचलर में, जस्ट प्रोजेक्ट करते हैं, तो दैट इज टोटली फाइन। हाँ, आप जिस पर्सन के साथ किया आप उससे एक एलओआर ले लें। जरूरी नहीं है कि आपकी बैचलर के अंदर रिसर्च हो, अगर नहीं भी है तो दैट इज टोटली फाइन। आप उस प्रोजेक्ट को उसके थ्रू, वो जो प्रोफेसर है उसको आप ले लें, ठीक है? ठीक, थैंक यू सर। सर मेरा एक एक क्वेश्चन ओके। था। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने CS50 पजल्स में पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ जो मेरी एक टीम मेंबर थी वो मदर ऑफ टू थी और स्टे एट होम मॉम थी, यानी शी इज नॉट PhD प्रोफेसर या किसी चीज को परस्यू नहीं करी, आगे नहीं पढ़ी, तो उनसे भी LOR ले सकते हैं? आई वुड से कि आप किसी ऐसे पर्सन से लें जो किसी क्या कहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच है, तो उसके अंदर ज़्यादा बात होगी। एक तो ये होगा कि जब आप उससे एलओआर लेते हैं तो वो अपने इंस्टीट्यूशनल ईमेल यूज़ कर रहा होता है, ठीक है? तो वो एक उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो आई वुड से कि आपको उस पर्सन से लेना चाहिए जो किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट है, तो उसकी ज्यादा एक ऑथेंटिसिटी है। ओके सर। हम्म सर एक सर क्वेश्चन था मेरा एक आपसे। सवाल है।
कि आपने जो हम्म, एमएस के लिए यूएस के अलावा कौन सी कंट्रीज को यानी कि प्रेफरेंस रखी थी, और हमें किस को रखना चाहिए, क्योंकि यूएस में तो सर आपको पता कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ उनके अस्सलाम आपका वालेकुम आपका सर, ये आ रही है? क्वेश्चन है कि मैंने, जी जी अब आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन था कि यूएस के अलावा मास्टर्स के लिए अगर अप्लाई करना हो तो किन कंट्रीज को हमें कंसीडरेबल रखना चाहिए, क्योंकि सर आपको ही पता है यूएस में तो काफ़ी कंपटीशन होता है। तो उनके अलावा सर आप बता दें हाँ, जो बेस्ट। ओके। अच्छा, मैं अगर अपनी बात बताऊँ ना आपको, तो मैंने कभी किसी और कंट्री में अप्लाई नहीं किया। मतलब मेरा था कि मैंने यूएस में ही जाना है पीएचडी के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप भी ऐसा करें, ठीक है। आप हमेशा जो आपकी आप जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ जो जो कंट्री लग रहे हैं, लाइक आपको अगर लग रहा है जी कि नॉर्वे के अंदर आपको जाना चाहिए, ऑस्ट्रिया के अंदर जाना चाहिए, ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर जाना चाहिए, न्यूजीलैंड के अंदर जाना चाहिए, इंग्लैंड के अंदर जाना चाहिए, ठीक है, जर्मनी के अंदर जाना चाहिए, यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, आपको तमाम ऑप्शंस को यूटिलाइज करना चाहिए। और जब आपके एडमिशन्स हो जाते हैं, तो देन आप फिर डिसाइड करें कि किस तरह से। तो जैसे अभी मेरे दो एडमिशन हुए थे, तो जब एक एडमिशन हो गया एंड जब उसके बाद दूसरा एडमिशन हुआ, तो फिर मुझे लगा कि यार ये वाली यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है। फिर आप हर चीज़ देखते हो, आप स्टेपमेंट देखते हो, आप अपनी रिसर्च देखते हो, यूनिवर्सिटी की लोकेशन देखते हैं, ठीक है। तो फिर आप डिसाइड करने के उस पोजीशन पे होते हैं। तो जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, तो उस टाइम आपने तमाम ऑप्शंस को अवेल करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो आप हर तरफ अप्लाई करें, ठीक है। जो कंट्रीज आपको ठीक लग रही है, आप उनमें अप्लाई करें। सिर्फ आप एक यूएस को टारगेट ना करें, ठीक है। और जब हो जाए, यूएस में भी हो जाए या बाकी कंट्रीज में, तो फिर आप डिसाइड करें कि अब आपको यूएस जाना है। ओके श्योर सर, थैंक यू सो मच। हम्म। तो आई थिंक 10:30 हो गई। तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम अपनी मीटिंग को जो है एंड कर देते हैं। और बाकी मैंने ये अपना लिंक्डइन शेयर किया है, आप यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और यहाँ पे मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। और बाकी जो भी आपका जो क्वेश्चन होता है ना, कोशिश किया करें कि आप स्लैक पे पूछ लिया करें, ठीक है। तो हम जितने भी मॉडरेटर्स होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जिसको जो भी क्वेश्चन नज़र आता है, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करे। और पर्सनली अगर मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँ, तो मुझे मतलब जो मेरी स्कॉलरशिप है, इसमें अगर आई कोड गुरु को मैं ज्वाइन ना करता, तो आई कैन 100, मतलब आई एम 100% श्योर कि मुझे स्कॉलरशिप ना मिलता अभी तक, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक फ्री प्लेटफॉर्म है, और हम सब के लिए ये ब्लेसिंग है, ठीक है। और जब आप इसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपकी तमाम चीज़ें, लाइक आपको फ्री की हर चीज़ प्रोवाइड होती है, हर फ्री की गाइडेंस, ईच एंड एवरीथिंग। आपकी आइल्स की फ्री प्रिपरेशन हो रही है, हर एक चीज़, ठीक है। तो आप इसके साथ 8-10 1 साल अच्छे से लगाएं, तो आपकी आराम से स्कॉलरशिप हो जाएगी। मतलब मैं ये गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोडिंग सीखें, और बाकी हमारे जो ये सेशंस होते हैं, इनको आप अटेंड करें, ठीक है। तो डेफिनेटली जैसे अभी आप इस सेशन में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, पूरा जर्नी मैंने आपको बताया किस तरह से आपने करना है। तो इसी तरीके से हर सेशन जो होता है, वो एक से ज़्यादा अच्छा होता है, लाइक, ठीक है। वो ज़्यादा चीज़ें आपको सिखा के जाएगा। तो बाकी आपकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह, अगर आप यहाँ पे आई कोड गुरु पे हैं, तो आपको, आई डोंट थिंक कि आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होगी एप्लीकेशन के हवाले से, या किन कंट्रीज को आपने टारगेट करना है, ठीक है। तो बाकी आई थिंक अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो हम सेशन को एंड कर देते हैं। ओके। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सेशन को ज्वाइन किया है, और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। तो हाँ, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम, थैंक यू सो मच।